हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक में अप्रोचेस टू इकोलॉजी का स्टडी करेंगे। इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत जब हम इकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो ओल्ड एज से लगाकर मॉडर्न एज तक जो इकोलॉजी के अलग अलग जो अप्रोचेज हैं उसका अपन शॉर्ट स्टडी यहाँ करेंगे। तो जब इकोलॉजी का स्टडी किया जाता है तो वहाँ पे अपन मुख्य रूप से तीन प्रिंसिपल जो अप्रोच है उनका अपन स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज के बेस पे है। इकोलॉजी बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिकल एफिनिटीज, यानी कि वर्गीकीय बंधुता जो होती है जीवों के मध्य, उनके आधार पर इकोलॉजी को किस प्रकार से स्टडी किया जाता है। तो टैक्सोनॉमिकल एफिनिटीज के आधार पे इकोलॉजी जो है वो दो टाइप की होती है, और उसमें एक प्लांट इकोलॉजी है और सेकंड जो है वो एनिमल इकोलॉजी है। जब इकोलॉजिस्ट का पर्पज जो है वो एक पर्टिकुलर प्लांट को उसके एनवायरनमेंट के संदर्भ में जो स्टडी किया जाता है उसे अपन प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। और उसमें भी प्लांट का अगर ग्रुप अगर अपन देखें कि कौन सा ग्रुप है तो उसके आधार पर जैसे कि इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स है, और उसमें भी पर्टिकुलर कोई रीजन हो सकता है। इकोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट है, इकोलॉजी ऑफ पाइन्स है, इकोलॉजी ऑफ ऑर्किड्स है या एपीफाइट्स है। इस प्रकार से एनिमल्स है तो उसमें भी इंसेक्ट इकोलॉजी है, इकोलॉजी ऑफ बर्ड्स है, टर्टल्स है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इकोलॉजी। इस प्रकार से अलग अलग जो है वो अप्रोच इसमें, ये ओल्ड मेथड है इकोलॉजी का टैक्सोनॉमिक एफिनिटी के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड लेवल जो है जिसके अंतर्गत अपन आएंगे अप्रोच टू इकोलॉजी, इकोलॉजी बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट जिसे अपन आवास कहते हैं। यहाँ पे जब अपन स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हैबिटेट्स है अर्थ के ऊपर, और जिसके अंदर मुख्य रूप से हैबिटेट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक एक्वाटिक हैबिटेट होता है, कोई भी जीव दो परिस्थितियों में पाया जाता है। एक जलीय परिस्थिति होती है, ये जलीय आवास कहलाता है, और दूसरा जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास। और एक इन दोनों के बीच का ट्रांजिशनल जोन और होता है जहाँ पे सलाइन वाटर बॉडी जो है, लो लाइन एरिया जो होते हैं जिसे अपन वेटलैंड्स कहते हैं, वेटलैंड्स। तो वो वेटलैंड हैबिटेट होती है, दोनों के बीच का एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों के मध्य का ट्रांजिशनल जोन है वेटलैंड इकोलॉजी। तो अपन कुछ उसमें स्टडी करते हैं कि एक्वाटिक जो हैबिटेट है वो पर्टिकुलर हैबिटेट कौन सा है और उसमें किस प्रकार से प्लांट या एनिमल है वो उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, वहाँ के ग्रेडियंट क्या है, जो भी उसके अकॉर्डिंग वहाँ का प्लांट या एनिमल जो है वो एडेप्ट होता है। तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर जैसे पॉन्ड है, इसके अंदर अपन पॉन्ड की इकोलॉजी का स्टडी करते हैं। पॉन्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है, क्वालिटी है, टेम्परेचर रेंज क्या है, पीएच क्या है, ये सारी चीजें स्टडी किया जाता है। वहाँ की फौना फ्लोरा में किस प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। पॉन्ड है, इसके अलावा लेक्स है, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स है। इसमें भी एक्वाटिक में भी अगर अपन उसको रनिंग और स्टेगनेंट दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक रनिंग वाटर होता है और एक स्टेगनेंट, स्थिर जल होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स है एक्वाटिक। इसके बाद में फिर आते हैं ओशियंस, आते हैं महासागर आते हैं, और एक एचुरी आती है। एचुरी जो होती है इसे ज्वार नद मुख कहते हैं। कुछ ऐसी नदियाँ होती है जब समुद्र के अंदर मिलती हैं, उसमें स्टिफनेस पाया जाता है, और वो नदियों का जो मीठा जल है वो समुद्र के खारे जल के साथ में मिक्सिंग होती है, और वहाँ पे एक विशेष प्रकार का एक्वाटिक हैबिटेट बनता है जो ब्रैकिश वाटर है, वो एचुरी कहलाती है। अपने इंडिया के कुछ रिवर्स है जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, वो एचुरी बनाती है। तो वहाँ पे ये कंडीशन अपन को देखी जा सकती है। तो एक्वाटिक हैबिटेट के अलग अलग जो हैबिटेट है उसके अंदर
एक जैसे सलाइन एरिया है, मान लो सलाइन हैबिटेट है, ये भी इसी के अंदर आएगा। फिर आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास के अंदर जिसमें फॉरेस्ट हो सकता है, हैबिटेट फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, इसके बाद में डेजर्ट है, इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के हैबिटेट हो सकते हैं। क्रॉपलैंड है, वेटलैंड है, वेटलैंड दोनों के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। तो ये सेकंड जो अप्रोच है जहां पे अपन इकोलॉजी का हैबिटेट के संदर्भ में स्टडी करते हैं, यानी उसे हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। और उसमें ब्रॉडली जो अपन मरीन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, एचुरी इकोलॉजी और डेजर्ट की इकोलॉजी का स्टडी करते हैं। थर्ड जो अप्रोच है, जो सबसे लेटेस्ट जो अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, जिसके आधार पर अपन एनिमल का, प्लांट का स्टडी करते हैं, वो है इकोलॉजी बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जीवों के संगठन के आधार पर, जीवों के संगठन के आधार पर इकोलॉजी को अलग अलग भागों में स्टडी करते हैं। अब जीव कोई भी, चाहे वो पादप जाति हो, जंतु जाति हो, एक जाति के ही सदस्य हो या अनेक जातियों के सदस्य हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अपन जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल स्पीसीज से लगा करके जब अपन उसमें हायरार्की की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप की ग्रुपिंग जीवों में पाई जाती है। क्योंकि नेचर का एक इकोस्फीयर, बायोस्फीयर में ये कॉन्सेप्ट होता है वॉलिज्म का, जो आपने पहले स्टडी किया है कि कोई भी जीव है वो हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इकोलॉजी दो टाइप की होती है। सबसे पहला ऑट इकोलॉजी है, ऑट इकोलॉजी, सेकंड है सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी इसे शुद्ध पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, और इसके अंतर्गत जब अपन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट। इट मीन्स एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे जो मुख्य बातें जो स्टडी की जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी स्पीसीज है उसका भौगोलिक वितरण क्या है। इसके बाद में फिर अपन उसकी मॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमी और उसका लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल जब कंप्लीट करता है तो किस प्रकार से अपना जो हैबिटेट है, सराउंडिंग है, उसके साथ में वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका क्या रोल है। तो ये ऑट इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। एक जीव पर्टिकुलर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है और उसके जो सराउंडिंग है चारों तरफ एनओए बायोटिक फैक्टर है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये ऑट इकोलॉजिकल अप्रोच कहलाता है। अब आती है सिट इकोलॉजिकल अप्रोच। सिट इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत अपन सबसे पहला जो सिट इकोलॉजिकल अप्रोच है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्पीसीज के सिंगल इंडिविजुअल है। अब अपन एक ही स्पीसीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की अगर बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाता है, इसे समष्टि कहते हैं। ये पॉपुलेशन जो है समष्टि की परिभाषा क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज फाउंड एट ए टाइम। एक ही समय विशेष में पाए जाने वाले या एक जातियों के सदस्यों का जो समूह है वो पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो सिट इकोलॉजिकल में सबसे पहला पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। सेकंड जो है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो है, यहाँ पे एक ही स्पीसीज की ग्रुपिंग है। अब जब अपन बात करेंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे तो ऐसी जो पॉपुलेशन है वो कम्युनिटी कहलाती है। तो नेक्स्ट जो आएगी वो कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाएगी। कम्युनिटी इकोलॉजी चूंकि बायो जीवों की होती है इसलिए उसे बायोटिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। ये बायोटिक कम्युनिटी है।
और जब अपन एक कम्युनिटी का स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो भी जीव हैं, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, माइक्रोब्स हैं, ये सारे हैं। तो यहाँ पे प्लांट एनिमल प्लांट एनिमल्स, ये डिफरेंट स्पीसीज जो हैं उन सभी का जो ग्रुप है वो आपस में इंटरेक्शन करता है, उसमें कोएक्शंस और रिएक्शन पाई जाती है और उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे एडजस्ट होती है, उसे अपन कहते हैं कम्युनिटी। क्योंकि एक कम्युनिटी जो है वो स्थिर नहीं रहती है प्रकृति में, वो डायनेमिक नेचर की होती है और उस कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट जो आपके स्पीसीज है उसके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो सेकंड जो लेवल है वो कम्युनिटी लेवल है और यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल लिविंग एंटिटीज यानी प्लांट एनिमल स्पीसीज के अंदर जो पाए जाने वाला इंटरेक्शन है उसी का अपन स्टडी करते हैं। इसके बाद में फिर कम्युनिटी जो होती है, कोई भी कम्युनिटी है वो आपस में सेपरेट नहीं है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाले डिफरेंट कम्युनिटीज है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। और यदि अगर अपन स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन है, यानी कि एक क्लाइमेटिक जोन सेम है और उसके अंतर्गत जितनी भी बायोटिक कम्युनिटी है जो एक ही टाइम में पाई जाती है और उसको अपन कहते हैं बायोम, उसे कहते हैं बायोम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड बायोम इकोलॉजी। तो बायोम जो है, बायोम एक बहुत बड़ा जो टर्म है जिसमें सेवरल कम्युनिटीज का ग्रुपिंग होता है। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जिनका असेंबलेज पाया जाता है और उसे अपन बायोम कहते हैं। तो यहाँ पे बायोम का जब निर्माण होता है बायोम के अंतर्गत, तो यहाँ पे डिफरेंट जो कम्युनिटी है वो आपस में इंटरेक्ट करती है और इसके बाद में फिर बायोम, सारे बायोम मिलकर के इकोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडर्न इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं तो ये इकोसिस्टम इकोलॉजी है। कुछ इकोलॉजिस्ट ने इकोलॉजी की परिभाषा में यही बताई है कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजी। इट मीन्स कोई भी जब कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी जो है उसकी एक सराउंडिंग है और उसके जीव जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब अपन उसको कम्युनिटी कहते हैं। परंतु अगर वो जीव वहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे एक सिस्टम का निर्माण होता है, उसे अपन इकोसिस्टम कहते हैं। तो जब अपन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे लिविंग का मतलब बायोटिक और दूसरा नॉन लिविंग यानी एबायोटिक, ये दोनों कंपोनेंट एनवायरनमेंट के दोनों कंपोनेंट है, उनके मध्य पाए जाने वाले इंटरेक्शंस, इंटर रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है इकोसिस्टम के अंतर्गत। और इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट जो है वो कम्युनिटी के थ्रू होता है, क्योंकि नेचर में कम्युनिटी स्थिर नहीं होती है, डायनेमिक मोड में पाई जाती है। और एक जो कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी एक बायोटिक कम्युनिटी जो होती है पर्टिकुलर जहाँ एरिया है, और उस बायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत देखिए अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज होती है। एक अपन कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी और सेकंड जो है सेरल कम्युनिटीज कहलाती है और थर्ड जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। क्लाइमेक्स स्टेज में यानी कि ये बायोम का निर्माण होगा जहाँ पे कुछ एक कम्युनिटी होगी वो पायोनियर स्टेज में होगी। इसके बाद में देयर आर सेवरल कम्युनिटीज इन सक्सेशनल स्टेज, डायनेमिक स्टेज, जैसे अपन सेरल कम्युनिटी कहेंगे, क्योंकि जब इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है उसके अंतर्गत एक बायोटिक कम्युनिटी का दूसरे बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता है। इसके बाद में उस बायोम के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटी होगी जो क्लाइमेक्स स्टेज को अचीव कर चुकी होगी, उसे अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो एक बायोम की ब्रॉड टर्म है, बायोम का जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पे कुछ वेजिटेशन कम्युनिटी पायनर स्टेज में होगी और अनेकों जो कम्युनिटी है वो सेरल स्टेज में होगी। लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी होगी या एक कम्युनिटी आप ऐसी मान सकते जो डोमिनेंट होगी, जो क्लाइमेक्स स्टेज की होगी। तो वो सारा बायोम के रूप में अपन उसको स्टडी करेंगे। और इसके बाद में फिर इकोसिस्टम के अंतर्गत पूरा एक सिस्टम जो है उसकी अपन स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम को एक जनरलाइज डायग्राम के द्वारा अपन समझेंगे
अपन ने पहले आपको टर्मिनोलॉजी में हमने बताया था इकोसिस्टम जो है इसको सबसे पहले एजी टेंसलर ने 1935 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और ये ओडम ने इसे इकोसिस्टम जो एस्टैब्लिशमेंट है इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन से इसको जोड़ा गया है। तो जब एक इकोसिस्टम फाइनली एस्टैब्लिश हो जाता है तो वहाँ के सारे जीव है वो आपस में इंटरेक्ट करके एनवायरनमेंट की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं और उसको एक बैलेंस वे में वो नेचुरल बैलेंस में ऑपरेट होते हैं और उसे इकोसिस्टम की होमियोस्टेसिस कहते हैं। और जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। तो यहाँ पे जनरलाइज अपन डायग्राम की बात करते हैं इकोसिस्टम की, और यहाँ पे ये आपके सन है, ये सन में रेडिएट एनर्जी आ रही है सन से, और सबसे फर्स्ट जो लेवल है वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। प्रोड्यूसर्स में सारे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सम्मिलित है। इसके बाद में सेकंड जो है कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स उपभोक्ता है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी ये सारे सम्मिलित हैं। और ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स इन इकोसिस्टम वो आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड इनटू बायोम बनाते हैं। और उसके चारों तरफ ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेटिक रेजिम है, कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद में देखिए प्रोड्यूसर जो है यहाँ उनकी डेथ और डिके, और कंज्यूमर के डेथ और डिके। प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंड रह रहा है? कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की डेथ और डिके के बाद में यहाँ पे थर्ड जो ऑर्गेनिज्म जो है जिनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, डिकम्पोजर कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। और पहले भी हमने आपको बताया है कि एक इकोसिस्टम में 3 प्रकार के अपघटक होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, जीवाणु, इसके बाद में फंजाई, कवक, और तीसरे इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है एक्टिनोमाइसीट्स, ये डीकंपोजर का रोल प्ले करते हैं। डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जाता है, सिंपल मटेरियल के अंदर उसको डीकंपोज किया जाता है, तो इसे डीकंपोजर कहते हैं। और चूंकि ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के द्वारा जो सिंथेसिस किया गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर ये एक्शन करते हैं डेड होने के बाद में, और उनको सिंपल फॉर्म में अगेन अवेलेबल कराते हैं, जिसके द्वारा एक इकोसिस्टम में एक न्यूट्रिएंट पूल का निर्माण होता है। यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट पूल का निर्माण होगा, और ये न्यूट्रिएंट पूल जो है, फिनिट न्यूट्रिएंट पूल जो है वो वापस इस इकोसिस्टम के अंदर वापस गेन किया जाता है। और ये न्यूट्रिएंट पूल जो है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। और ये प्रोड्यूसर्स जिसे अपन ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, स्वपोषी जो जीव हैं, प्लांट्स हैं, उनके द्वारा अगेन ये अपटेक किया जाता है, इस प्रकार से न्यूट्रिएंट पूल प्रोड्यूस किया जाता है, उसको वापस अपटेक किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, और ये प्रोड्यूसर से वाया कंज्यूमर्स अगेन डीकंपोजर के, इस प्रकार से उसका साइक्लिक मूवमेंट होता है। तो और दूसरी बात, जो सनलाइट से जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी प्रोड्यूसर के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, एसिमिलेशन के द्वारा उसके अंदर उसको हार्वेस्ट किया जाता है और ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसाइज किया जाता है केमिकल बाउंड एनर्जी के रूप में। और उसके बाद में प्रोड्यूसर अपने लेवल पे उस एनर्जी का कंज्यूम्पशन करता है, और उसके बाद जो स्टोर की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट कंज्यूमर को अवेलेबल होती है। और इस प्रकार से कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी का स्टोर किया जाता है या उनकी डेथ होने के बाद डीकंपोजर को अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा एक एनर्जी है और एक मटेरियल है। ये एनर्जी है, और एनर्जी को आप इस वे में दर्शा सकते हो, और ये एनर्जी की लाइन है, और ये डायरेक्ट जो बोर्ड लाइन है वो मटेरियल की है। तो यहाँ पे एनर्जी और मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स है, एक इकोसिस्टम के अंदर अपन हार्ट की बात करते हैं तो एक तो इसमें न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पाया जाता है, पोषक चक्र पाया जाता है, और दूसरा उसमें एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो में एक प्रॉफिट लेवल से नेक्स्ट प्रॉफिट लेवल तक जब एनर्जी पास होती है तो उसमें 90% एनर्जी का कंज्यूम्पशन होता है, ओनली 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल को प्राप्त होती है। तो एनर्जी का जो फ्लो है, पहली बात तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है। दूसरी बात, ये नॉन कंजर्वेटिव मेथड है, क्योंकि उसका कंजर्वेशन नहीं हो रहा है,
ज़्यादातर एनर्जी कंज्यूम हो रही है या हीट के रूप में लॉस हो रही है। परंतु न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है जिसे अपन बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, और ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर के थ्रू ये साइक्लिक मूवमेंट होता रहता है और एक इकोसिस्टम के जो न्यूट्रिएंट है वो वापस गेन किए जाते हैं और जो नियर बाई इकोसिस्टम है वहां से उस न्यूट्रिएंट और एनर्जी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है नियर बाई इकोसिस्टम का, नेबरिंग इकोसिस्टम से। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस प्रकार की प्रोसेस है? ये साइक्लिंग प्रोसेस है और ये कंजर्वेटिव प्रोसेस है, इसको अपन कंजर्वेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक नेचुरल वे में इकोसिस्टम है वो ऑपरेट होते हैं। इसके अंतर्गत अपन डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसके बाद में इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद में फिर ये जितने भी जीव हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर, इनके मध्य जो रिलेशनशिप है उसके अंतर्गत अपन 2-3 इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जिसके अंदर सबसे पहले फूड चेन की बात करेंगे, फूड चेन। इसके बाद में फूड वेब, इसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, उसको अपन डिटेल उसका इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं। और उसमें फूड वेब जो होता है ये उसका मेन पार्ट है। और एक इकोसिस्टम के होमियोस्टेसिस क्या होती है, बैलेंस क्या होता है इकोसिस्टम का, ये बहुत ही अनिवार्य है। और फूड वेब जो है वो उसका मेन प्रिंसिपल है कि फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा, खाद्य जाल जितना जटिल होगा, उतना इकोसिस्टम अधिक मजबूत होगा। तो ये नेचर में जैसे कुछ एक अपन बात करते हैं, जैसे ओशियन इकोसिस्टम है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ओशियन इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे, ये भी काफी डेंस और कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करता हूं या फिर मैं कोरल इकोसिस्टम की बात करता हूं, मैंग्रोव और कोरल इस प्रकार के इकोसिस्टम है जो नेचर में फ्रेजाइल नेचर के होते हैं, ये कम स्थिर होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो आज अपन ने अप्रोचेस टू इकोलॉजी के अंदर 3 प्रिंसिपल अप्रोच है जिसके अंदर टेक्सोनॉमिकल एफिनिटीज के आधार पर इकोलॉजी का क्लासिफिकेशन, सेकंड हैबिटेट के संदर्भ में जो अपन स्टडी करते हैं वो हो गया, और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है, जबकि सिन इकोलॉजी के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का उन जीवों के मध्य इंटरेक्शन और साथ में एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन किया जाता है। और सिन इकोलॉजी के अंदर अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी करते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी का स्टडी करते हैं, बायो इकोलॉजी का स्टडी करते हैं और इकोसिस्टम इकोलॉजी का स्टडी करते हैं। थैंक यू।